ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। न्यूक्लियस का चैप्टर हम लोग कर रहे थे। न्यूक्लियाई। और हम लोग कल बाइंडिंग एनर्जी कर रहे थे, राइट? So now we are going to do binding energy. So let's start with the example of the oxygen atom, जैसा कि बुक में दिया हुआ है. Okay. So oxygen atom is made up of 8 neutrons, 8 protons and 8 electrons. Sorry, atom is made up of 8 protons, 8 neutrons and 8 electrons. और जो न्यूक्लियस है उसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है. तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसका मास नंबर तो 16 है और उसका एटॉमिक नंबर 8 है. तो उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 8 है. और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 8 है. इलेक्ट्रॉन से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम लोग न्यूक्लियस को देख रहे हैं. तो मास ऑफ द प्रोटॉन देखा जाए, मास ऑफ द न्यूट्रॉन देखा जाए, तो मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होना चाहिए? 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.00727. ओके, इतना मास ऑफ द प्रोटॉन होना चाहिए. दिस इज यूनिफाइड मास. और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 8 इंटू 1.00866 होना चाहिए. तो मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना होना चाहिए? मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो ये जो आता है एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस जो आता है वो आ जाता है 16.12744 यू. अगर इसको ऐड कर देते हैं अपन, क्या आता है? 16.1274 यू. रिमेम्बर, तुम्हारे को इतने कैलकुलेशन एग्जाम में करने होंगे इस लेवल तक के. सो मल्टीप्लिकेशन एडिशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए तुम्हारा इस चैप्टर के लिए. ये आ गया मास ऑफ द न्यूक्लियस. हम इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड मास. एक्सपेक्टेड क्यों? क्यों हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है कि अगर एक प्रोटॉन का मास 1.00727 है तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1.00727. और एक न्यूट्रॉन का मास 1.0866 है. तो ये टोटल मास जो है न्यूक्लियस का ये हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन का मास ऐड नहीं किया मैंने, ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस का मास है. और जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो ऑक्सीजन एटम का जो मास है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले एक्सपेरिमेंट से तुम्हें जो ऑक्सीजन का मास मिल रहा है वो एटम का मास मिल रहा है, वो है 15.99493. मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जो कि तुमने किससे कैलकुलेट किया है? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया है. स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट के बाद मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आ रहा है? 15.99493. 15.99493. अच्छा, ये तो एटम का मास है, ध्यान रख लो. अब इसमें से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो अगर इसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देते हो, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 टाइम्स मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास. तो अपने पास जो मास ऑफ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस आएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर करने के बाद अपने पास आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 15.99053. 15.99053. This is the measured mass of the oxygen nucleus. लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से हम एक्सपेक्टेड मास ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूक्लियस का मास इतना होगा. ओके, लेकिन मास ऑफ द जो ऑक्सीजन है वो कम आ रहा है.
by 0.139691 u. So एक्चुअल मास जो है ऑक्सीजन न्यूक्लियस का इज लेस देन द एक्सपेक्टेड मास. ठीक है, एक्सपेक्टेड मास तो अपन ने थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर दिया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. और एक्चुअल मास जो है, जो मेजर करने के बाद अपने पास आया, और कितना कम आया, जो डिफरेंस है मास का वो कितना आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है अपने पास डेल्टा एम 0.13691 आ रहा है. डेल्टा एम जो आ रहा है 0.13691 यू, 0.13691 यू. ओके, ये एक एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. दिस डेल्टा एम इज नोन एज मास डिफेक्ट. दिस डेल्टा एम इज नोन एज मास डिफेक्ट, कि इतना मास गया कहां पे. द डिफरेंस ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट डेल्टा एम इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. तो डेल्टा एम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, डेल्टा एम निकालने का फॉर्मूला हो गया, पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट का मास निकाल दो. तो मास ऑफ द वन न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज mass number minus atomic number plus mass of the proton, which is mass of one proton multiplied by the atomic number. ये तो हो गया अपना एक्सपेक्टेड मास माइनस जो एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का. दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट. इस टर्म को अपन बोलेंगे मास डिफेक्ट. हर न्यूक्लियस के लिए यही होता है, जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं मास, कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन. और जो एक्चुअल मास अपन मेजर करते हैं उसमें हमेशा एक डिफरेंस आता है. एक्चुअल मास हमेशा कम है और जो अपना एक्सपेक्टेड मास है वो हमेशा ज्यादा है. तो ये जो डिफेक्ट है, ये जो डिफरेंस है, इसको अपन बोलते हैं मास डिफेक्ट. और इसको एक्सप्लेन करते हैं आइंस्टाइन इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी से. दिस इज एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन. वो क्या है, E इज इक्वल टू mc². तो मास एनर्जी का जो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है, जो आइंस्टाइन ने दे रखा है, उससे आता है ये. तो इसका क्या मतलब है, अभी जब जो जैसे न्यूक्लियस का मास अभी मालूम नहीं, मान लो अभी टर्म ले लेता हूँ 16 U है. ठीक है, और जो अपना एक्सपेक्टेड मास है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट का जो मास है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मास है वो मान लो 17 U है. सिंपल नंबर्स ले लेता हूं मैं. तो अगर अपन न्यूक्लियस को ब्रेक कर दे, ये इस समय न्यूक्लियस है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो न्यूट्रॉन है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन है. अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं न्यूक्लियस को, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो फ्री प्रोटॉन मिल जाएंगे अपने को. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फ्री न्यूट्रॉन मिल जाएंगे. तो अभी जब न्यूक्लियस बना हुआ है तो इसका टोटल मास कितना है, 16 U. और जैसे इस न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिया अपन ने, अपने पास टोटल मास कितना मिल जाएगा, 17 U. दैट मीन्स मास इंक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, जब अपन इसको ब्रेक कर देंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, तो मास इंक्रीज हो जाएगा. तो ये मास इंक्रीज हो रहा है, तो अपने को लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो लगाना पड़ेगा. दैट मीन्स वी आर एडिंग सम एनर्जी
which is equivalent to 1 U, which will give us a mass of 17 U. This is known as binding energy. This is known as binding energy. यानी कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए अपने को जो एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये थ्योरेटिकली, हाँ, that is known as binding energy. या उल्टा चले, अगर ये सब, अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर किसी प्रोसेस थ्रू कंबाइन होते हैं, किसी प्रोसेस के थ्रू कंबाइन होते हैं और न्यूक्लियस बना देते हैं, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 16 यू। यानी कि 1 यू का मास कम हो गया। इसका मतलब इट विल लिबरेट, इट विल लिबरेट सम एनर्जी which is equivalent to 1 U। समझ में आ गया? And that energy and mass relationship, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, that will come from delta mc square, that is known as binding energy is delta mc square। समझ में आ गया? मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो जितना मास डिफेक्ट है, उस मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर जो एनर्जी है, अगर न्यूक्लियस को तोड़ना है तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कंबाइन करके न्यूक्लियस को बनाना है तो इतनी एनर्जी लिबरेट होगी। और एनर्जी क्यों लिबरेट होती है? क्योंकि जो स्टेबल सिस्टम होता है हमेशा उसकी एनर्जी कम होती है। सो वी से दैट न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल देन द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जब अपन उसको न्यूक्लियस बनाएंगे इंडिपेंडेंट से, तो इतनी एनर्जी लिबरेट होनी चाहिए। दैट एनर्जी विल कम आउट। वो जो एनर्जी जिस फॉर्मूले से आएगी, वो फॉर्मूला है डेल्टा एम सी स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ना, यहाँ पे एक रिलेशनशिप दे रखा है, उसको भी याद रख लो दोनों। नहीं दे रखा है? कहाँ दे रखा है? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सवाल करो। सो ईबी इज डेल्टा एम वन डेल्टा एम सी स्क्वायर। अगर हम मास को यूनिफाइड मास लेते हैं, यू में लेते हैं, किलोग्राम में नहीं लेते, देन 1 यू इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रख लेना। 1 यू का जो मास डिफेक्ट होगा, या 1 यू की जो एनर्जी है, मास है, अगर 1 यू का मास लोगे तो 1 यू का मास कितना हो जाता है? 1.66 इंटू 10⁻27 kg इंटू सी स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। फिर जब तुम इसको, ये आ गया जूल्स में, फिर जब तुम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, है ना? तो इसको अपन 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने सीधा सीधा इस एनर्जी को निकाल के उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो बार बार तुम्हारे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बार बार किलोग्राम में कन्वर्ट करके सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा 1 यू को तुम इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज एन एनर्जी कंसीडर कर सकते हो। आ गया समझ में? तो जो भी मास डिफेक्ट है उसको सीधा 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे को
उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी मिल जाएगी। दिस सी आई एम नॉट सेइंग दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1U मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर। तो अगर मैं इक्वल टू करूंगा तो 1U इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। इक्विवेलेंट का ये रिलेशनशिप, इक्वल का तो ये रिलेशनशिप, बट मैं इक्वल टू नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता। हमारे को तो U को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो 1U कितना एनर्जी के बराबर है? 1U 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर है। इस नंबर को याद रखोगे। ओके, सब जैसे ये सवाल करने को दे रहा हूं मैं तुम्हारे, अब तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा जो फॉर्मूला मैंने बताया उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर ही बोल रहा है, तो तुम्हारे को C स्क्वायर से डिवाइड करने को भी नहीं बोल रहा है। तो हमारे पास मास डिफेक्ट कितना था ऑक्सीजन एटम के लिए? अभी ऊपर आया था 0.13691U। मास डिफेक्ट ऑक्सीजन एटम के लिए कितना आया है? डेल्टा एम बी इज 0.13691U। अब ये बोल रहा है इस मास डिफेक्ट को एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करना है। So what we say is 1U is equal to, अभी मैंने जो नंबर बताया था उस नंबर को यूज कर लो, 931.5, यही नंबर बताया था ना मैंने, 931.5। 1U is equal to 931.5 mega electron volt divided by C square. That means 0.13691U is equal to 0.13691 into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर। बस अब तुम्हारे को ये मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी, क्योंकि फाइनल आंसर जो है ये मल्टीप्लीकेशन विच इज 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज 1U इक्वल टू दिस मच। ओके, नहीं इतना U। अगर तुमसे ये पूछा जाता कि कितनी एनर्जी लिबरेट होगी ऑक्सीजन को न्यूक्लियस बनाने में, देन यू हैव टू सिंपली से 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स ऑल, है ना? या तुमसे ये पूछा जाए कि अगर ऑक्सीजन को न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी देनी होगी, तो हमारे को 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होगी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, if a certain number of neutrons and protons are brought together to form a nucleus of a certain charge and mass, an energy EB will be released. This energy EB is called binding energy of the nucleus. If we separate a nucleus into its nucleons, we would have to supply a total energy equal to EB to these particles, right? अगर बनाओगे तो EB एनर्जी रिलीज होगी, और अगर तुम्हें ब्रेक करना है तो EB एनर्जी तुम्हारे को देनी होगी। Although we cannot tear apart a nucleus in this way,
the nuclear binding energy is still a convenient measure of how well a nucleus is held together. ऐसा प्रैक्टिकली तो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, खाली थ्योरेटिकली ऐसा मेजर किया जाता है। ठीक है, अब एक नया टर्म डिफाइन करते हैं विच इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको हम डिफाइन करेंगे ईबीएन से। ईबीएन से डिफाइन करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर ईबी है डिवाइडेड बाय इट्स मास नंबर। ईबी डिवाइडेड बाय इट्स मास नंबर गिव्स अस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर है? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिफाइंड एज ईबी डिवाइडेड बाय द मास नंबर ए। तो यहाँ पे हमारे को ग्राफ बनाया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का। एक ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है यहाँ पे, मैं तो रफ ग्राफ बनाऊंगा। इट्स समथिंग लाइक दिस। रफ है। यहाँ पे तो वैसे एक अच्छे से ऐसे वो आ रहे हैं, किंग्स आ रहे हैं अलग अलग जगह पे। मैंने तो खाली एक स्मूथ ग्राफ बना दिया एक दे बताने के लिए। व्हाट वी सी हियर इज इस लाइन के इधर लेफ्ट में और इस लाइन के राइट में व्हाट वी सी इज यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, यहाँ पे पीक हो रहा है और वापस यहाँ पे कम होता जा रहा है। वी सी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। और यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस है इस रीजन में वो भी अनस्टेबल। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है यानी कि थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो आराम से ब्रेक हो जाएगा, राइट? तो अनस्टेबल कहलाता है। और इस रीजन में जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है, इस रीजन में या यहाँ तक का जो भी रीजन है, इसको अपन बोल देते हैं स्टेबल न्यूक्लियस। इसको अपन बोल देते हैं स्टेबल न्यूक्लियस। इस रीजन में जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो अनस्टेबल रीजन है राइट वाला, ये हैवी न्यूक्लियाई है क्योंकि इन सबका एटॉमिक मास नंबर जो है बहुत ज्यादा है। ये सब हैवी न्यूक्लियाई है। और यहाँ पे जो लेफ्ट वाले जो न्यूक्लियस है इनका मास नंबर बहुत कम है, तो ये लाइट न्यूक्लियाई है। इज दिस क्लियर? समझ आ गया ये? यस तो आगे चलते Yes, हैं। sir. सो यहाँ पे जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि ये वाला जो न्यूक्लियाई है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम ले लिया, ट्रिटियम ले लिया,
फिर लिथियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो थोड़े से ऊपर आ गए, स्टेबल वाले रीजन में आ गए, और यहाँ पे ये जो है यूरेनियम और ये सब ये हैवी न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल होते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज टू प्रोसेस हैपेंस. जो लाइट न्यूक्लियाई है वो क्या करते हैं, दे कंबाइन एंड फॉर्म हेवी न्यूक्लियाई. ओके. और जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं दे डिसइंटीग्रेट इनटू लाइट न्यूक्लियाई. ओके. तो ये प्रोसेस होता है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फिनोमिना. ओके. तो दो तरह के प्रोसेस हो जाएंगे अपने पास. When the heavy nuclei disintegrate into light nuclei, this is known as fission. This process of disintegration of heavy nuclei into light nuclei is known as fission or nuclear fission. In the process of combining of light nuclei into heavy nuclei, this is known as fusion, also known as nuclear fusion. ये जो फ्यूजन वाला जो प्रोसेस है वो जनरली सन पे होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और जो लाइट न्यूक्लियाई है ट्रिटियम वो कंबाइन होके हीलियम और हेवी न्यूक्लियाई बनाते हैं. और ये जो प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ हेवी न्यूक्लियाई इनटू लाइट न्यूक्लियाई है, जैसे हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है यूरेनियम, और यूरेनियम खास करके होता है विच डिसइंटीग्रेट्स इनटू लाइट न्यूक्लियाई फिशन. ओके. ये वाला प्रोसेस तो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में अचीव कर पाए, ये तो हम लोग अचीव कर पाए. ये जो प्रोसेस है फ्यूजन का, दिस हैपेंस एट सन. अभी तक ये एक्सपेरिमेंटली उतना सक्सेसफुल नहीं रहा बिकॉज फ्यूजन रिक्वायर्स very high temperature, very high temperature. Okay, I just give the brief of एक दो लाइन में एक बर्ड्स आई व्यू दे देता हूँ तुम्हारे को, उसकी ज्यादा डिटेल में हमारी बुक में है नहीं. फिजन का क्या मतलब है, जब दो मॉलिक्यूल टकराएंगे और कंबाइन हो जाएंगे, तो अगर उन दोनों को इतना जोर से कोलाइड होना है, इतना जोर से कोलाइड होना है कि इट्स समथिंग लाइक दे एम्बेड इन टुगेदर ईच अदर. तो जब बहुत हाई वेलोसिटी से कोलाइड करना है, और वेलोसिटी वीआरएमएस जो है वो किससे रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है. दैट मींस वी नीड वेरी हाई टेम्परेचर, इसीलिए उधर हाई टेम्परेचर की जरूरत है. तो जब दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स या जो भी दो एंटिटी है बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करके कोलाइड करेगी, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन जैसा हो जाता है, और क्या बोलते हैं, चिपक जाएंगे एक दूसरे से. एंड दैट प्रोसेस रिक्वायर्स सच अ हाई टेम्परेचर दैट अभी तक उसको यहाँ पे रेप्लिकेट करना मुश्किल हो रहा है. फ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता है. फ्यूजन में क्या होता है, छोटा सा बम्बार्डमेंट होता है, लाइक विद किसी भी एटम का, यूरेनियम एटम का न्यूट्रॉन से या दूसरे पार्टिकल से कोलिजन होता है, एंड बिकॉज द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, दैट कोलिजन कॉजेज द न्यूक्लियस टू डिसइंटीग्रेट इनटू टू लाइट न्यूक्लियाई, और वो उसमें वो हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है. बट दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. हम इसको कल की क्लास में कवर करेंगे, द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. इफ यू सी इन दिस रीजन, ये ऑक्सीजन से लेके ये आयोडीन या यहाँ तक थोड़ा सा इस रीजन में अगर हम देखेंगे, इफ यू लुक इन दिस रीजन, जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी नियरली कांस्टेंट, नॉट बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. अब मैं टर्म हमेशा बाइंडिंग एनर्जी जब भी बोलूंगा, आई विल लिटरली मीन इट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नहीं तो मैं एक्सप्लिसिटली बोलूंगा. सो इन दिस रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, जो रीजन ऑफ स्टेबिलिटी है, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी जो है, उस रीजन में क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना, दैट इज नियरली कांस्टेंट. कांस्टेंट नहीं है, नियरली कांस्टेंट है. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है.
नियरली कांस्टेंट का मतलब है कि ये जो एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक ले रहा है, एटॉमिक नंबर 30 से लेके 170 तक, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड लेस देन इक्वल टू 170 तक जितने भी न्यूक्लियस है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नियरली कांस्टेंट है, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है। व्हाट इज द रीजन दैट इन दिस रीजन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नियरली कांस्टेंट? ये थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। सो टुडे व्हाट वी हैव डन इज वी ओनली डन बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लिया है एंड उसको हमने रिलेट कर दिया है मास डिफेक्ट से। सो द इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव डन टुडे इज the actual mass of the nucleus is less than the expected mass. Expected mass का मतलब होता है which we assume that mass of proton plus mass of neutron will give the mass of the nucleus. और वो जो mass कम हो रहा है, that mass defect when the nucleus is formed theoretically is liberated in the form of the energy equal to delta mc square and that is known as a binding energy. यानी अब न्यूक्लियस को अगर तुम्हारे को वापस से तोड़ना है उसके कांस्टेंट पार्टिकल में, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर की एनर्जी तुम्हारे को उसको सप्लाई करनी होगी। आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट इट, दिस इज एक्चुअली नाउ नॉट हाउ इट वर्क्स। ऐसा होता नहीं है कि हम न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी देंगे तो न्यूक्लियस टूट जाएगा, ऐसा होता नहीं है। दिस इज अ थ्योरेटिकल अजम्पशन, ओके। सो ओवर द क्लास हियर ओनली एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक हमारी क्लास की छुट्टी रहेगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, दिवाली ब्रेक है, उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे।